हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अर्थराइटस। अर्थराइटस जो है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ होता है, ऑर्थो प्लस आइटस। ऑर्थो का मतलब होता है जॉइंट्स और आइटस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो जॉइंट्स की जो इन्फ्लामेशन होती है उसको हम कहते हैं अर्थराइटस। इन्फ्लामेशन एंड टेंडरनेस ऑफ जॉइंट्स, और उसके साथ साथ क्या होता है, ये एक या एक से ज़्यादा जो मल्टीपल जॉइंट्स हैं उनको भी ये अफेक्ट कर सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये किसी एक ही जॉइंट को जो है इफेक्ट करेगा। उसके बाद अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो जो अर्थराइटस है वो चार टाइप का होता है। पहला होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, सेकेंडली रूमेटॉइड अर्थराइटिस, थर्ड गाउटी अर्थराइटिस, इसको हम गाउट नाम से भी जानते हैं, एंड द फोर्थ इज सेप्टिक अर्थराइटिस। इस वीडियो में हम जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस को डिस्कस करेंगे, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में। तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो क्या होता है, वो हमारे शोल्डर, स्पाइन, पेल्विस, नीज और जो रिस्ट की बोन है, रिस्ट के जो जॉइंट्स हैं उनको ज़्यादा जो है यहाँ पे ये इफेक्ट करता है। ये क्या होता है, क्रोनिक और नॉन इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है। स्लो स्लो जो है ये प्रोग्रेस करता है। ये डिसऑर्डर एकदम से हमें जो है नहीं शो होएगी, ये डिजीज़ जो है स्लोली स्लोली जो है इसका प्रोग्रेशन जो है वो चलता रहता है। ये क्या करता है, जो भी हमारे आर्टिकुलर कार्टिलेज होते हैं ये उनका डिट्रोएशन करता है, जिसकी वजह से हमें जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो बोनी जॉइंट्स होते हैं उनकी इन्फ्लामेशन हमें देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल आप ये डायग्राम से समझ सकते हो कि ये दो बोन्स हैं, इनके बीच में क्या है, कार्टिलेज है, हायालिन, जो शॉक को एब्जॉर्व करने की हेल्प करता है। ठीक है, और ये हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड है और इसको हम साइनोवियल कैविटी कहते हैं। तो जो ये कार्टिलेज है ना, ये इसको डिट्रोएड करता है, ये इसकी डिट्रोएशन करता है, जिसकी वजह से हमें ये डिजीज़ देखने को मिलती है। जो ये है दो टाइप की होती है, एक होता है क्लियर डेब्रिस होता है टाइप ए, और टाइप बी में क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, अब इस डिजीज़ में होता क्या है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है उसका डीजनरेशन होना शुरू हो जाता है, और उसी के साथ साथ क्या होता है कि जो बोन है वो आपस में कोलाइड कर देंगी, ऐसे कोलाइड हो जाएंगी अगर बीच से कार्टिलेज हट जाएगा तो। इसकी वजह से हमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा, साथ ही साथ क्रैकलिंग साउंड जो है वो आएंगी। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या क्या और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलती हैं। अभी हमने देखा कि जॉइंट जो है वो स्टिफ हो जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल कनेक्ट हो गया है, इनके बीच में अब कोई कार्टिलेज नहीं रहा है जो इनकी मूवमेंट कराएगा। तो हमें यहाँ पे जॉइंट की स्टिफनेस देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। पेन की वजह से हमें फीवर देखने को मिलता है, चिल्स, स्वेलिंग आती है क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, उसके बाद टेंडरनेस, जेलिंग। ठीक है, और जो नोड्स होते हैं फेलेंजियल्स के, वहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है, और क्रैकलिंग साउंड जो है हमें सुनने को मिलती है जब भी हम जो है मूव करते हैं, बिकॉज वहाँ पे जो कार्टिलेज था जो इजी मूवमेंट प्रोवाइड करा रहा था वो अब नहीं है। तो जैसे ही वो मूव होएंगी वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगी, और कोलाइड करेंगी तो एक क्रैकलिंग साउंड जो है वहाँ पे जनरेट होगी। अब इसके इटियोलॉजी या फिर कोजेज क्या क्या हो सकते हैं, ओल्डर एज में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, वुमेन जो हैं वो ज़्यादा प्रोन होती हैं। उसके बाद जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं या जिनको इंजरी हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में एक्टिव रहते हैं ना, तो उनके लिए ये ज़्यादा वो होती है। साथ ही साथ अगर कोई इंजरी हो जाती है स्पोर्ट्स में, खेलते हुए जब भी हमें कहीं चोट लग जाती है, तो उस टाइम पे जो हमारा हायालिन कार्टिलेज है या फिर जो कार्टिलेज है उसके जो उसको डिस्ट्रॉय होने के, उसको डैमेज होने के चांसेस जो हैं ज़्यादा होते हैं। उसके बाद इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट, की कभी किसी का एक्सीडेंट हुआ था, उस टाइम पे उसको कहीं चोट लगी थी जॉइंट्स में, तो वहाँ पे भी हो सकता है। बाय बर्थ कार्टिलेज या फिर जॉइंट में प्रॉब्लम हो सकती है कि जब से ही बर्थ हुआ है किसी का, बेबी का, तभी से उसको ये प्रॉब्लम है, तो वो हो सकता है। किसी को मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है जैसे कि डायबिटीज़ 2 जैसी किसी को प्रॉब्लम है, तो उनको होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। फिर किसी को हीमोक्रोमेटेसिस है, यानी कि जो आयरन की अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो रही है बॉडी में, और जो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रही है, और बॉडी में क्या हो रहा है, वो बॉडी में इंक्रीज़ हो रही है और एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रही है, बॉडी के अंदर ही वो अमाउंट जो है वो डिपॉजिट होती जा रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो अमाउंट है वो ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी, और बोन मैरो और बोन में भी चीज़ वो जो है इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी, एक तरीके से उसका डेब्रिस जो है वहाँ पे हो जाएगा। उसके साथ साथ जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है कि शायद वो पेरेंट से इनहेरिटेड होकर डिजीज़ जो है आगे पास ऑन होती जा रही हो। रिस्क फैक्टर्स कौन कौन होते हैं, वुमेन ज़्यादा रिस्क पे होती हैं। ओबेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, किसी को कोई बहुत ज़्यादा ओबीज है तो उसकी वजह से क्या होगा, बोन्स पे ज़्यादा प्रेशर रहेगा, ज़्यादा प्रेशर रहेगा तो कार्टिलेज पे ज़्यादा असर डलेगा। उसके बाद अगर कोई रिपीटेड स्ट्रेस दे रहा है अपने जॉइंट्स पे, किसी को बोन की डिफॉर्मेलिटी है,
किसी एज के साथ जो है इसका रिस्क इंक्रीज़ होता जाता है। बाय बर्थ अगर किसी को कार्टिलेज या जॉइंट की प्रॉब्लम है, एजिंग फैक्टर है, साथ ही साथ डायबिटीज़ मेलाइटिस जैसी अगर डिज़ीज़ है, तो भी जो है हमें अर्थराइटिस होने के और इन शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। पैथोफिजियोलॉजी अगर हम डिस्कस करते हैं, तो पॉजिटिव फैक्टर्स आते हैं जिसकी वजह से हमारी जो प्रेशर है जॉइंट पे वो इंक्रीज़ हो जाता है। प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होएगा तो जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है उस पे इफ़ेक्ट डालेगा, उसको इंजर करेगा, उसको डैमेज करेगा। वो डैमेज होएगा तो उसका डिजनरेशन धीरे-धीरे शुरू हो जाएगा। वो डिजनरेट होएगा तो जो 2 बोन एंड हैं वो मिल जाएँगे एक दूसरे से और वहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन क्रिएट होगा। फ्रिक्शन क्रिएट होएगा तो वहाँ पे धीरे-धीरे इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग आ जाएगी, फिर पेन होएगा क्योंकि कंटीन्यूअस रबिंग हो रही है बोन की। क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा जो कार्टिलेज है वो डैमेज हो चुका है। हमें लगता है कि थोड़ा बहुत ऐसे ही हो गया होगा कि हमारे पेन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन थोड़ी बहुत हमें देखने को मिलती है तो हम सोचते हैं कि कहीं लग गया होगा, शायद हमें याद नहीं है। तो वो क्या करता है, उसकी वजह से हमें जो है वो कंटिन्यूअसली जो रबिंग होती रहती है वहाँ पे बोन्स की एक दूसरे के साथ, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। फिर कैल्शियम और जो फॉस्फोरस डिपॉजिट हो रहे हैं एजिज़ में, देखो जैसे नॉर्मल बोन तो ऐसी होती है, यहाँ पे धीरे-धीरे कैल्शियम और फास्फोरस ऐसे डिपॉज़िट होना शुरू हो जाता है। तो इस स्टेज को हम कहते हैं ऑस्टियोफाइटोसिस या फिर बोन स्पर, ठीक है? तो ये बोन स्पर जैसी कंडीशन यहाँ पे आ जाती है और एट लास्ट ये क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है हमें हो जाता है। बोन स्पर क्या होता है, बोन की जो ग्रोथ होती है वो डेवलप हो जाती है एजेस पे। यहाँ पे जो ये बोन की ग्रोथ डेवलप हो रही है इसको हम बोन स्पर कहते हैं। अभी-अभी हमने पीछे जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पढ़ा था कि नोड्स इन फ्लैंजेस हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो ये जैसे ये हमारा हैंड है तो यहाँ पे हमारे फ्लैंजेस होती हैं। यहाँ पे क्या होएगा, ऊपर अगर डिस्टल एंड में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हरबेंडन नोड हो जाएगा, और अगर यहाँ पे प्रोक्सिमल नोड में कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम क्या करते हैं, वर्चुअल नोड जो है, यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलती हैं इन द ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब हम इसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, सेम वही है, हम मेडिकल हिस्ट्री ले सकते हैं पेशेंट की, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन, बोन स्कैन और एमआरआई, ये सारे स्कैन जो है हम फर्दर उसको अच्छे से स्कैनिंग करके उसको देखने के लिए कर सकते हैं। अब बारी आती है मैनेजमेंट की, तो हम पेन के लिए जो नॉन नेक्रोटिक एनाल्जेसिक्स होते हैं वो दे सकते हैं। CO-X जो 2 इनहिबिटर्स होते हैं, जो एनसेड्स होते हैं वो दे सकते हैं। प्रॉपर न्यूट्रिशन, स्लीप और स्ट्रेस को जो है रिड्यूस करने के लिए हम उनको बोलेंगे। कोर्टिसोन के इंजेक्शंस दे सकते हैं डायरेक्टली इनटू द जॉइंट्स, जिसकी वजह से मैक्सिमम क्या है, एक ईयर में मैक्सिमम 3 to 4 इंजेक्शन जो है वो दे सकते हैं हम किसी को। और जो है ये रिलीफ कराता है 3 से 4 वीक के लिए। एक इंजेक्शन 3 से 4 वीक के लिए हमें जो है रिलीज़ करा देता है फ्रॉम द पेन। उसके बाद अगर हम सर्जरी की तरफ जाएँ तो हम ओस्टियोटमी कर सकते हैं, यानी कि मेंटेन कर सकते हैं प्रेशर को, जिसकी वजह से पेन डिक्रीज़ होएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये हमारी बोन है, बोन में क्या होएगा, यहाँ से हमारा कार्टिलेज जो है वो ख़त्म होना शुरू हो गया है। यहाँ पे सही कार्टिलेज है तो इस साइड हमें पेन नहीं है, और यहाँ पे कार्टिलेज कम है तो हमें ज़्यादा पेन हो रहा है। तो हम इसको मेंटेन करने के लिए बोन को यहाँ से ऐसे कट कर देते हैं ताकि ये जो एरिया है यहाँ पे प्रेशर मेंटेन हो जाए, किसी एक साइड ज़्यादा प्रेशर ना जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम ओस्टियोटोमी करते हैं। उसके बाद हमारा जो पेन है वो रिलीफ हो जाता है, या फिर हम यहाँ पे नी रिप्लेसमेंट करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्चर्स हो सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं जॉइंट को, जो मोशन की रेंज है वो कम हो सकती है, बिकॉज अगर कार्टिलेज बिल्कुल ही ख़त्म हो गया और बोन जो है अगर ज़्यादा टाइम तक रब होती रही तो वो वहाँ पे ही स्टिफ हो जाएंगी और उनकी मूवमेंट जो है वो रुक जाएगी। उसके बाद डाइबिलेटिंग पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है यहाँ पे, और जो फंक्शन है जॉइंट्स का वो भी ख़त्म होने लग जाता है धीरे धीरे। और जो एबिलिटी होती है खुद से खुद की केयर करने की, खुद चल के कहीं भी चले जाने की, तो वो सारी एबिलिटी भी जो है धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है।